राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है बंदूक की अनोखी बारात। कहानी बड़ी ही मजेदार और हास्यप्रद होने वाली है। बंदूक की बारात की जो एक भव्य शादी की जगह भागम भाग, भूतिया अफवाह और प्रधान के डर में बदल गई। गांव की शादी, मजेदार घटनाएं और बेवकूफियों से भरी ये कहानी आपको हंसी से लोटपोट कर देगी। तो दोस्तों, इस मजेदार कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कहानी का आनंद लीजिए। अगर आप हिंदी कहानियों के शौकीन हैं और नई नई कहानियों को सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। हमारी कहानियों का आनंद लें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था रतनपुर। गांव की परंपरा थी, जब भी किसी की शादी होती तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। हर कोई उत्साह से भर जाता था, क्योंकि शादी का मतलब होता है अच्छे अच्छे पकवान, मिठाइयाँ और बारात में जाने का अवसर। उस जमाने में गांव से बारात पैदल या कभी कभी ऊंट गाड़ी से जाया करती थी, क्योंकि सड़कों का जाल तो था नहीं। खेतों के बीच से पगडंडियों के सहारे लोग दूर दूर के गांव में जाते थे। गांव में शादी ब्याह के लिए गर्मी का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता था, क्योंकि खेत खाली होते थे और रास्ते सरल हो जाते थे। उसी गांव में एक जाट था, मोहन सिंह, जिसके बेटे का नाम था बंदूक। बंदूक के नाम को लेकर पूरे गांव में चर्चा होती रहती थी। लोग मजाक उड़ाते कि अगर बेटे का नाम बंदूक है तो उसके पिता का नाम राइफल और दादा का नाम तोप होना चाहिए। ऐसे विचित्र नाम की वजह से कोई भी लड़की का रिश्ता उसके लिए नहीं आ रहा था। असल में बंदूक का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। हुआ यूं, बंदूक के पड़ोसी गर्जन फौज में थे। जब वे रिटायर होकर गांव लौटे तो अपने साथ एक बंदूक भी लाए। उन दिनों फौजियों को आसानी से हथियार का लाइसेंस मिल जाता था, जबकि गांव के लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। गर्जन की बंदूक देखकर मोहन सिंह को लगा वे उनके बराबर तो नहीं हो सकता, परंतु उन्होंने बेटे का नाम ही बंदूक रख दिया। बचपन में ये नाम चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे बंदूक बड़ा हुआ नाम मजाक का विषय बन गया। सोचने वाली बात यह है, छोटे बच्चे को मुन्ना कहकर बुलाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही आदमी बड़ा होकर मुन्ना कहलाए तो सुनने वाले को अटपटा तो लगेगा ही। इसी तरह मुनिया नाम बचपन में कितना प्यारा लगता है, मगर कोई बुढ़ी औरत को मुनिया कहे तो हास्यपद लगेगा ही। यही समस्या बंदूक के साथ थी। समय बीतता गया, बंदूक शादी के लायक हो गया, मगर कोई रिश्ता नहीं आया। कुछ लोग जब नाम सुनते तो सबसे पहले हंस पड़ते और रिश्ता करने से मना कर देते थे। परेशान होकर मोहन सिंह ने अपने दोस्त गिरधारी से कहा, तुम बंदूक के दोस्त हो, तुम्हारी जान पहचान भी बहुत है, तुम चाहो तो इस साल बंदूक का विवाह हो सकता है। गिरधारी ने हंसकर जवाब दिया, काका, ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना, मैं कब का ही उसकी शादी करवा चुका होता। अभी हाल ही में मेरी पत्नी के मौसा के बहू के मायके में एक लड़की थी, मगर अब उसकी शादी हो गई। खैर, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कोई अच्छा रिश्ता देखता हूँ। आजकल लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है। मोहन सिंह का बेटा बंदूक अब शादी के लायक हो चुका था, लेकिन उसके अजीब नाम की वजह से कोई भी रिश्ता उसके लिए नहीं आ रहा था। इस परेशानी को हल करने के लिए मोहन सिंह ने अपने खास दोस्त गिरधारी को जिम्मेदारी दी। वह बंदूक के लिए लड़की देखकर शादी तय करे। गिरधारी ने कहा, आपने अपने बेटे का नाम बंदूक रखकर सब गड़बड़ कर दी। ये नाम किसी दिन मुसीबत में डाल सकता है। सुना है इस वक्त हमारे थाने में करेला सिंह नाम का नया थानेदार आया है। वह बहुत ही कड़क आदमी है। उसे हथियार के नाम से एलर्जी है। अगर उसने किसी दिन बंदूक का नाम सुन लिया तो खाल खींच कर रख देगा। मोहन सिंह हंसे और बोले, गिरधारी, तुम चिंता मत करो, हम गांव में बसे हैं। गांव में पुलिस बहुत कम आती है। हमारे गांव में तो आज तक कोई पुलिस वाला आया ही नहीं। हमारा गांव भले आदमियों का गांव है।
इन सब बातों को छोड़ो, बस बंदूक के विवाह पर ध्यान दो। ध्यान तो दूंगा काका, लेकिन आप बंदूक का नाम कुछ अच्छा रख दो, गिरधारी ने सलाह दी। इसके बाद गिरधारी अपने घर लौटे और पत्नी से सलाह लेने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़की है? पत्नी के कान खड़े हो गए। वे चौंक कर बोली, लड़की? लड़की का क्या करोगे? गिरधारी ने हंसते हुए कहा, विवाह कराना है। पत्नी भड़क गई, विवाह कराना है या खुद करना है? गिरधारी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ वही बात, विवाह करवाना है। बस फिर क्या था? पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह शरीर से तगड़ी थी, मगर पति का लिहाज करती थी। लेकिन जब उसे पता लगा उसके अधिकार का अंतिक्रम होने वाला है, तो उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने झट से गिरधारी को उठाकर पटक दिया और पिटाई करने ही वाली थी कि गिरधारी घबराकर बोले, अरे भाग्यवान, रुको रुको रुको। लड़की का नाम सुनते ही तेरी तो खोपड़ी गर्म हो जाती है। मारने से पहले इतना तो पूछ लिया होता, विवाह किसका कराना है? मैं बंदूक के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। पत्नी ने एक और पटकनी दी और बोली, तो ये बात पहले बतानी थी ना, मैं तो समझी तुम खुद दूसरी शादी करना चाहते हो। गिरधारी हंसकर बोला, भाग्यवान, तुझे तो मैं संभाल नहीं पा रहा और दूसरी का सोचूंगा। कोई भी चतुर आदमी अपने सिर पर 2 शिकायत नहीं रखता। मैं जानता हूँ स्त्रियां कितनी खतरनाक होती है। उनके लिए सैकड़ों लोगों की बारात लेकर जाना पड़ता है और वे अकेली शान से वहाँ से आ जाती है। तो तुम ही देख लो अब स्त्रियां कितनी खतरनाक होती है। तो पत्नी ने आंखें लाल करके पूछा, अच्छा तो मैं भी तुम्हारी नजर में खतरनाक हूँ? गिरधारी तुरंत बोले, अरे नहीं भाग्यवान, एक तुम्हें छोड़कर औरों की बात कर रहा हूँ। तुम तो कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। अब जब बात चल ही निकली तो किसी लड़की का पता बता दो। पत्नी ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, मेरी एक रिश्तेदार में लड़की है, शायद रिश्ता जम जाए। गिरधारी तुरंत वहाँ से उठे और सुकवा के पास पहुँचे। सुकवा ने जैसे ही गिरधारी को देखा, मुस्कुराते हुए बोले, अरे गिरधारी, कैसे आना हुआ? गिरधारी बोले, आपके रिश्तेदारी में कोई लड़की है क्या? हमें बंदूक के लिए रिश्ता चाहिए। सुकवा खुश होकर बोले, वाह, आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। कई महीनों से मेरा साला मुझे कह रहा था बेटी का विवाह करा दो, मगर मुझे कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा था। अब मैं 2 दिन में ये रिश्ता तय करवा दूंगा। गिरधारी बोला, तो बढ़िया है, लेकिन जब शादी तय हो जाएगी तो बंदूक का विवाह कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। दोनों पक्ष के लोगों ने गिरधारी पर ही सारा दारो मदार डाल दिया कि वे अपनी देखरेख में बारात लेकर गांव हीरागढ़ जाए। दूल्हे की बारात कैसी होगी, कौन कौन जाएगा, ये सब तय करने का काम गिरधारी को ही सौंपा गया। लड़की के घर वालों ने साफ हिदायत दी, बारात में अच्छे लोग होने चाहिए, कोई नशा करने वाला नहीं आना चाहिए, नाच गाने का कोई इंतजाम मत करना, सिर्फ बाजे वाले काफी रहेंगे, कोई चोर उचक्का या जेब कतरा बारात में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव में ऐसे लोग बहुत घूमते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बारात में शामिल होकर कोई गड़बड़ कर दे, इसलिए पहले ही ध्यान रखना। गिरधारी को जब ये जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने तुरंत एक लिस्ट तैयार की। उनके दोस्त बहुत ज्यादा थे, लेकिन वे सभी को बारात में नहीं ले जा सकते थे। वैसे तो मोहन सिंह ने पूरी जिम्मेदारी गिरधारी के ऊपर छोड़ दी थी, लेकिन जाते जाते एक हिदायत जरूर दी, देखो गिरधारी, जिसे चाहे ले जाओ, जिसे मत चाहो मत ले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरा और बंदूक का नाम लिस्ट से मत हटाना, वरना हीरागढ़ वाले स्वागत के बदले लात गुस्से से स्वागत करेंगे। गिरधारी हंसकर बोले, अरे काका, ये क्या बात कर रहे हो? जिसका विवाह है उसी को विवाह के दिन सत्तू खाने को कैसे कह सकते हैं? गिरधारी पूरी तैयारी में जुटे थे। उन्होंने अच्छे और शरीफ लोगों की लिस्ट बना ली थी, ताकि बंदूक की बारात में कोई गलत आदमी ना जा पाए। इसी दौरान ये खबर हीरा तक भी पहुंच गई। हीरा गिरधारी का पुराना दोस्त था, लेकिन उसकी छवि एक शरारती और बिगड़ेल आदमी की थी। उसने गिरधारी से कहा,
भाई गिरधारी, मेरा नाम भी लिस्ट में जोड़ लो, मैं भी इस बारात में जाना चाहता हूँ। गिरधारी ने आंखें तड़ेरते हुए कहा, हरी, तुम कैसी बेवकूफी की बातें करते हो? जानते हो इस बारात में सिर्फ शरीफ लोग जाएंगे, कोई नशा करने वाला नहीं। हरी चौंक कर बोला, अरे मैं कौन सा नशा करता हूँ? मैंने कभी दारू को हाथ भी नहीं लगाया। गिरधारी ने हंसकर कहा, और जो हर वक्त डबल बीड़ी मुंह में दबाए रहते हो उसे क्या कहते हैं? बीड़ी पीते हो और धुएं के छल्ले ऐसे उड़ाते हो जैसे कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी हो। ऊपर से हमेशा काले कपड़े पहनते हो जिसे दूर से ही बदमाश लगते हो। हम तुम्हें बारात में नहीं ले जा सकते। हरी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे भाई, कहो तो बीड़ी पीना छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे बारात में ले चलो। गिरधारी ने सख्त लहजे में कहा, अब बीड़ी छोड़ देने से कोई फायदा नहीं। लिस्ट बन चुकी है, उसमें तुम्हारा नाम नहीं जुड़ सकता। इस बारात में शरीफ ही लोग जाएंगे। अगर किसी बदमाश की बारात निकलेगी तो तुम्हें जरूर बुला लूंगा। हरी को बहुत बुरा लगा। उसे बारात में न जाने देने की बात उसके दिल में चुभ गई। वह मन ही मन बदला लेने की ठान चुका था। उसने सोचा, अच्छा गिरधारी, तुम मुझे बारात में नहीं ले जाओगे? अब ये बारात आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैं थानेदार करेला सिंह को खबर कर दूंगा कि बंदूक के बारात में हथियारों की तस्करी हो रही है। फिर देखता हूँ बारात कैसे निकलती है। हीरा सीधा थाने पहुँचा। वहाँ करेला सिंह नाम का सख्त और कड़क मिजाज थानेदार बैठा था। हीरा ने जाकर कहा, हुजूर, रतनपुर से बंदूक की बारात जा रही है, लेकिन ये कोई साधारण बारात नहीं है। इसमें पिस्तौल, बम और बारूद की सप्लाई हो रही है। करेला चौंक कर खड़ा हो गया। क्या बंदूक की बारात, यानी खुलेआम हथियारों की सप्लाई हो रही है? कौन है वे तस्कर? हीरा ने धीरे से कहा, हुजूर, उसका नाम मोहन सिंह है और इस काम में उसका साथी गिरधारी भी शामिल है। गिरधारी बहुत ही चालाक आदमी है, उसे भी मत छोड़िएगा। करेला सिंह की आंखें लाल हो गई। वे गुस्से से बोले, इस इलाके में हथियारों की तस्करी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज ही मोहन सिंह के घर छापा मारूंगा, बंदूक को भी पकड़ूंगा और गिरधारी को थाने लाकर 3rd डिग्री दूंगा। मैं आजाद भारत का सबसे सख्त थानेदार हूँ। मेरा नाम सुनकर डाकुओं की पत्नियां बीमार पड़ जाती है। कितने ही डाकू देश छोड़कर भाग चुके हैं। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, चलो रतनपुर, आज मैं वहाँ से हथियारों का जखीरा बरामद करूंगा। थानेदार करेला सिंह अपने सिपाहियों के साथ मोहन सिंह के घर पहुंचा। पूरे गांव में हलचल मच गई। मोहन सिंह बाहर निकला, पूछा, हुजूर, आप यहाँ कैसे आए? करेला सिंह गरजते हुए बोला, मैंने सुना है तुम बंदूक की बारात लेकर जा रहे हो। मोहन सिंह ने हंसकर कहा, हाँ हुजूर, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं बंदूक की बारात लेकर हीरापुर जाने वाला हूँ। थानेदार भड़क उठा, तो तुम खुले आम गोला बारूद की बात कर रहे हो? बहुत खतरनाक आदमी लगते हो। मोहन सिंह घबराकर बोला, हुजूर, हम कोई गोला बारूद नहीं ले जा रहे, हम तो बस बंदूक की बारात लेकर जा रहे हैं। थानेदार ने कड़क कर आवाज में कहा, खामोश, मत घुमा फिरा कर बात करो। कुल कितनी बंदूक है तुम्हारे पास? मोहन सिंह ने हैरानी से कहा, हुजूर, बस एक ही बंदूक है। करेला सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सिपाहियों को घेराबंदी करने का आदेश दिया और बोला, मैं तुम्हें मारूंगा पीटूंगा, इससे पहले बंदूक को मेरे हवाले कर दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मोहन सिंह जल्दी से बोला, हुजूर, आप नाराज मत होइए, मैं अभी बंदूक को बुला देता हूँ। उसने घर के अंदर आवाज लगाई, बेटा बंदूक बाहर आओ, दरोगा जी तुम्हें देखना चाहते हैं। थानेदार और सिपाही सांस रोके खड़े थे। तभी एक दुबला पतला युवक बाहर निकला। मोहन सिंह ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, हुजूर, ये ही है बंदूक, मैं इसी की बारात लेकर हीरापुर जाने वाला हूँ। थानेदार करेला सिंह बोचका रह गया। वह माथा पकड़कर बोला, मोहन सिंह, तुम मेरी आंखों में मिर्ची झोंकने की कोशिश कर रहे हो? बंदूक की बात करके मुझे लड़का दिखा रहे हो? इतने में
गांव का चौकीदार आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, मोहन सिंह के बेटे का नाम ही बंदूक है। ये बहुत सीधा साधा आदमी है। किसी ने आपको गलत सूचना दी होगी। आप चाहे तो गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं। थानेदार गुस्से से लाल हो गया। उसने सिपाहियों की ओर देखा और गरज कर बोला, सालो, वह कौन था जिसने मुझे गलत सूचना दी? उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने मोहन सिंह से कहा, देखो, हम पुलिस वाले हैं। थानेदार करेला सिंह को जब ये समझ आया बंदूक कोई बंदूक नहीं बल्कि एक आदमी का नाम है, तो करेला सिंह शर्मिंदा हो गया। मगर पुलिस वाले कहीं से खाली हाथ नहीं लौटते, इसलिए करेला सिंह ने कहा, देखो, मैं रिश्वत तो लेता नहीं, मगर हम सभी को भोजन करवा दो, और हाँ, आगे से बच्चों का नाम कायदे से रखना। मोहन सिंह का मन तो कर रहा था, कह दे, हुजूर, आपका नाम भी तो करेला है, वह कौन सा कायदे से रखा गया है? मगर पुलिस से पंगा लेना समझदारी नहीं थी। आदमी चोर डाकू से लड़कर बच सकता है, मगर पुलिस और वकील से पंगा लेकर नहीं बच सकता। इसलिए मोहन सिंह ने चुपचाप हाथ जोड़ लिया और थानेदार और सिपाहियों को भरपेट भोजन करवाकर विदा कर दिया। अब मोहन सिंह को पहली बार एहसास हुआ कि गलत नाम भी आदमी को मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन अब नाम बदलने से कुछ नहीं हो सकता। शादी की तैयारियों में ही ध्यान देना था। बंदूक की शादी का दिन नजदीक आ रहा था, तो गिरदारी की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। उन्होंने 4 दिन पहले ही सभी बारातियों को हिदायत दी थी, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, कोई भी गंदे कपड़े में बारात में नहीं जाएगा। गांव में बारात जाने का अलग ही उत्साह होता था। लोग हफ्तों पहले से तैयारी में जुट जाते थे, अपने कपड़े साफ करते थे और सुगंधित तेल खरीद कर लगाते थे। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब बंदूक की बारात पूरे धूमधाम से निकली। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग मस्ती में झूम रहे थे और बारात हीरापुर गांव में पहुंच गई। लड़की के घर के द्वार पर परंपरागत द्वारा पूजा की रस्म पूरी हुई। गांव में ये मान्यता थी, इस पूजा के बाद गांव की औरतें माता के मंदिर में जाकर देवी काली की पूजा करती थी। खासकर यूपी, बिहार और बंगाल में ये परंपरा बहुत ही मजबूत थी। हीरापुर में भी एक काली मंदिर था। गांव की सारी स्त्रियां वहां पूजन के लिए चली गई, जिनमें गांव के प्रधान भीमसेन की बहन फूलमती भी शामिल थी। फूलमती अभी कुंवारी थी, उसे गहनों का बड़ा शौक था, इसलिए वह खूब सारे गहने पहनकर पूजा करने गई थी। इधर घरातियों बरातियों के लिए जलपान की तैयारी कर रहे थे। मिठाइयों की प्लेटें सजाई जा रही थी और बाराती बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से मिठाइयां परोसी जाए, क्योंकि बारात में कोई नाच गाना नहीं था। इसलिए बारातियों का मनोरंजन बस खाने पीने और आराम करने तक ही सीमित था। तभी एक घटना घट गई। फूलमती के गले से किसी ने सोने की चैन खींच ली, भाग गया। पूजा स्थल पर हड़कंप मच गया। गांव के प्रधान भीमसेन की बहन से चोरी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये खबर आग की तरह फैली और कालूराम दौड़ता हुआ बारात स्थल पहुंचा। उस समय बारातियों को मिठाइयां परोसी जा रही थी। तभी कालूराम ने आकर गुस्से से गिरदारी से कहा, गिरदारी, मैंने तुमसे कहा था बारात में कोई गुंडा मत लाना, मगर तुम अपनी आदत से मजबूर हो। तुम्हारी ही किसी आदमी ने प्रधान की बहन फूलमती के गले से सोने की चैन लूट ली और भाग निकला। ये सुनते ही गिरदारी का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रधान भीमसेन कोई मामूली आदमी नहीं था, वह खतरनाक स्वभाव का था और गुस्से में सीधे गोली चलवा देता था। कालूराम ने डरते डरते कहा, प्रधान को जब ये पता चलेगा तो वह अपने गुंडों के साथ यहाँ आकर गोलियों की बरसात कर देगा। अब तक मोहन सिंह और बंदूक को इस मामले की खबर लग चुकी थी। उन्होंने तुरंत घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। गिरदारी भी अंदर भागना चाहते थे, मगर तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। अब बारातियों को लगने लगा था कि उनकी जान संकट में है। हीरापुर गांव गंगा नदी के पास कीचड़ वाले तालाब के पास बसा हुआ था। गांव से गंगा की दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी, लेकिन बीच में घने खेत, बबूल की झाड़ियां और दलदल थे। गिरदारी ने तुरंत स्थिति को समझते हुए
बारातियों को आदेश दिया, भागो अब भागो, गंगा नदी की ओर भागो। हम इतनी आसानी से प्रधान की गोली नहीं खाएंगे। अगर हम कीचड़ में घुस गए तो प्रधान के लोग भी हमें पकड़ नहीं पाएंगे। बस फिर क्या था, एक आदेश की देर थी, पूरी बारात भगदड़ में मच गई। लोग मिठाइयाँ छोड़कर दौड़ पड़े। बाराती गंगा नदी के पास कीचड़ के तालाब की ओर भागने लगे और भैरव और हीरापुर के प्रधान भीमसेन को भी खबर मिल चुकी थी। वह गुस्से से आग बबूला होकर अपने आदमियों के साथ बंदूक लेकर बारात स्थल की ओर बढ़ रहा था। साले जहाँ भी भागे होंगे खोज निकालो, गोली मार दो सबको। प्रधान के आदमी इधर उधर बारातियों की तलाश करने लगे, लेकिन तब तक वे गंगा किनारे खेतों और झाड़ियों में जाकर छिप चुके थे। गिरधारी, जो अभी तक खुद को बहुत चालाक समझ रहे थे, अब परेशान थे। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, हमने बारात में शरीफ लोग लाए थे, फिर भी उनमें गुंडे निकल आए। अब भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता। गंगा नदी के किनारे तालाब के दलदली इलाकों में बाराती छिप छिप कर सांस ले रहे थे। उन्हें हर तरफ से खतरों का एहसास हो रहा था। कोई कह रहा था, गिरधारी भाई अब क्या करे, तो कोई बोला, ससुरो बस चुपचाप बैठे रहो जब तक मामला ठंडा ना हो जाए। गंगा नदी के तालाब में भागे बारातियों की हालत खराब हो रही थी। चारों तरफ बबूल की कांटेदार झाड़ियां थी, जिनमें से गुजरते हुए किसी के पैर में कांटा चुभ जाता तो किसी के हाथ छिल जाते थे। बाराती 8-10 टोलियों में बट गए थे और अलग अलग छिपने की कोशिश कर रहे थे, मगर वहाँ गंगा नदी की तराई में कोई घर थोड़ी ही न था, जाकर उसमें शरण ले लेते। अब तो स्थिति ये बन गई थी कि अपनी ही टोली के किसी आदमी को देख लेते तो उसे प्रधान का गुंडा समझकर इधर उधर भागने लगते। बारात में आए लोगों को अब पछतावा हो रहा था, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो इस बारात में आए। कोई गुस्से में बड़बड़ा रहा था, हरामखोर के पिल्ले को क्या जरूरत है किसी स्त्री के साथ छेड़खानी करने की। मिठाइयाँ हमारे मुंह के पास आकर भी हाथ से निकल गई, साला एक गिलास पानी भी नहीं पी सके। अब तो भरोसा नहीं कि जान भी सलामत बचेगी या नहीं। गांव के प्रधान भीमसेन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह किसी को भी जान से मार सकता था। वैसे भी वह समर्थ आदमी था। उसके साथ 5-7 गुंडे हमेशा रहते थे। उसके पास 2 बंदूकें और 3-4 लाठीधारी लोग भी थे। किसी को भी पीट पीट कर अधमरा कर सकता था। और आज तो मामला उसके बहन का था। कालूराम परेशान था कि आखिर वह कौन है जिसने प्रधान की बहन के साथ ये हरकत की, मगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि असली दोषी कौन है। अब तक सारे बाराती बिखर चुके थे, इसलिए किसी की खोजबीन भी नहीं कर सकते थे। उधर जब प्रधान की बहन फूलमती घर पहुंची तो उसने बताया, गांव का ही एक चेलू नाम का लड़का जो हीरोइन का नशा करता था, उसी ने उसके गले से सोने की चेन खींची थी। ये सुनते ही प्रधान भीमसेन आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को भेजकर चेलू को घर से उठवा लिया। जब उस पर डंडों की मार पड़ी तो उसने जेब से सोने की चेन निकालकर दे दी, लेकिन प्रधान का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने चेलू को एक पेड़ से बंधवा दिया और बोला, सुबह इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। हमारे गांव में गुंडे नहीं रहने चाहिए। अब तो असली चोर पकड़ा जा चुका था, मगर इस बात की खबर कीचड़ वाले तालाब में छिपे बारातियों को नहीं थी। वे अब भी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तालाब में भागे बारातियों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। भूख प्यास से सभी बेहाल थे, मगर प्रधान के डर के कारण सब कुछ भूल गए थे। गर्मी का मौसम था, लेकिन अचानक ही मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में घने बादल घिराए और तेज हवा चलने लगी। धीरे धीरे बूंदा बूंदी शुरू हो गई। अब बारातियों की जान और ज्यादा संकट में थी। कोई बोला, अब क्या करें, अगर बारिश तेज हो गई तो हम बुरी तरह भीग जाएंगे। बिजली भी चमक रही है, अगर कहीं गिर पड़ी तो मर ही जाएंगे। तभी हरिया नाम के एक आदमी ने कहा, इस इलाके में मैं कई बार आ चुका हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ी पुरानी सड़क है। गिरधारी झुंझलाकर बोले, जब सड़क चलने के लायक ही नहीं तो हमें बता क्यों रहे हो? इस बुरे वक्त में जले पर नमक छिड़क रहे हो? हरिया ने कहा, अरे आप लोग पहले मेरी बात तो सुन लो।
उस सड़क के पास ही एक पुरानी पुलिया है, उसमें सैकड़ों लोग छिप सकते हैं। वे अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है, बहुत ही मजबूत है, वहाँ हमें कोई खतरा नहीं होगा। गिरधारी को ये विचार ठीक लगा। उन्होंने सबको आदेश दिया, चलो पुलिया की ओर चलते हैं। जब वे पुलिया के पास पहुँचे तो गिरधारी बोले, पहले सावधानी से देख तो लो, कहीं अंदर कोई छिपा तो नहीं है। प्रधान के आदमी अगर पहले से वहाँ मौजूद हुए तो हमें मार मार कर अधमरा कर देंगे। वकील नाम का एक बाराती ये सुनकर हंसते हुए बोला, मार कैसे देगा? क्या उसके बाप का राज है? हमारे चेहरे पर लिखा है क्या हम कोई बाराती है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम इस बारात के बाराती नहीं रहे, हम दूसरे गांव के लोग हैं जो बारिश के कारण फंस गए। जब तक हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे तब तक कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। उसने आगे गुस्से से कहा, प्रधान क्या हमारे अपना नौकर समझता है? उसकी बहन की सुरक्षा करना हमारा काम है क्या? जब उसकी इतनी चिंता थी तो अपने आदमियों को उसकी हिफाजत में लगाना चाहिए था, मगर नहीं, उसे तो अकेले छोड़ दिया कि जहाँ चाहे मटकती रहे फिरे। अब कोई गुंडा उसकी चैन छीन ले तो हमारी जान खतरे में डाल दे, ये कोई इंसाफ है? बारातें भी अब सोचने लगी, उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी वे जंगलों में भागने को मजबूर हो गए थे। वकील गुस्से में बड़बड़ाता रहा, अब प्रधान को हमारी जरूरत नहीं थी तो हमें जंगल में भगाने के लिए मजबूर कर दिया। ससुरा प्रधान खुद अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया, अब हमें परेशान कर रहा है। जब कोई गुंडा हार लेकर चला गया तो हम बेगुनाह लोग उसकी सजा क्यों भुगते? तेज बारिश और आंधी के बीच बारातियों को बचने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। आखिरकार सभी पुलिया के अंदर जाकर शरण ले लिए। पुल के अंदर का माहौल साफ सुथरा था, शायद दिन में चरवाहे वहां धूप से बचने के लिए बैठते थे और सफाई कर देते थे। अब आंधी और बारिश बहुत तेज हो गई थी, बिजली की चमक आंखों की चौंधिया रही थी, लेकिन पुलिया के अंदर सब सुरक्षित महसूस कर रहे थे। चलो, खाना नहीं मिला, मिठाई भी नहीं खा पाई, लेकिन जान तो बच गई। किसी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। छेंदीलाल बोला, भैया अब तो कान पकड़ते हैं, किसी के बारात में नहीं जाएंगे। साला आजकल बारात में जाना एक शौक नहीं, मुसीबत हो गया है। औरतों के पीछे जाना ही सबके लिए आफत बन गया है। बारात में जाओ तो बारात में ही रहो, घरातियों की स्त्रियों में क्यों जाते हो? किसी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वैसे गुंडों को सबक सिखाना चाहिए, जो किसी की बहन बेटी पर बुरी नजर डालते हैं। हम भले ही प्रधान के डर से भाग गए, मगर इसका मतलब ये नहीं हम गुंडागर्दी के पक्ष में हैं। अगर प्रधान की बहन को छेड़ने वाला गुंडा हमें मिल जाता तो हम उसकी खाल उधेड़ देते। अभी सब इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि गिरधारी की नजर पुलिया के बाहर बबूल की झाड़ी पर पड़ी अंधेरे में कुछ अजीब दिखा। एक आकृति इंसान जैसी थी, जिसके दोनों हाथ बहुत तेजी से हिल रहे थे। गिरधारी ने चौकन्ने होकर कहा, अरे ये क्या है? ये आदमी है या कुछ और? अब सभी की नजर उस ओर गई। किसी को समझने में देर नहीं लगी, ये एक भूत है। शायद ये पुलिया उसी का ठिकाना था और आज बारातियों ने वहां डेरा डाल दिया था, इसलिए वह नाराज होकर बबूल के पेट से गुस्से में हाथ हिला रहा था। किसी ने डरते डरते कहा, ये हमें देख रहा है, मौका मिलते ही झपटेगा और मार डालेगा। अब सबकी सांसें अटक गई। कोई कह रहा था ये हाथ हिलाकर अपने साथियों को बुला रहा है, अब किसी ना किसी की जान तो जानी ही है। ननको ने बड़का काका को झंगोरते हुए कहा, आप क्यों चुप बैठे हैं? सुना है आप बड़े से बड़े भूत को अपने वश में कर लेते हैं, उन्हें बोतल में बंद कर देते हैं। आप जब सच में आफत सामने खड़ी है तो चुप क्यों है? बड़का काका धीरे से बोले, बचवा, इस वक्त हमारे पास ना तो बोतल है, ना आग जलाने का कोई सामान। बिना सामग्री के भूत को भगाना आसान नहीं है। तभी एक और बाराती फेंकू जो सच में भूत प्रेत भगाने का काम करता था, ध्यान से देखने लगा। बहुत देर तक उस आकृति को घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, गिरधारी, ये भूत बहुत खतरनाक है, इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा है। इसका गुस्सा देखो, ये एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं हो रहा, बार बार हाथ चला रहा है। अब सभी की सांसें और तेज हो गई। फेंको ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जोर जोर से फूंक मारने लगा, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। भूत वैसे ही हाथ हिला रहा था। फेंको ने घबराकर कहा,
ये बहुत ही ताकतवर आत्मा है, मुझे नहीं लगता ये आसानी से भागेगा। गिरधारी घबरा गई। बड़का काका, तुम भी जोर लगाओ, दोनों आदमी मिलकर मंत्र पढ़ोगे तो शायद भूत भाग जाए। खदेरन भी मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन भूत अपनी जगह डटा रहा। वे हाथ और तेजी से हिलाने लगा। खदेरन ने कांपती आवाज में कहा, गिरधारी, ये भूत नहीं भागने वाला, ये बहुत ही खतरनाक है। ये अकेला नहीं है, इसके साथ में चुड़ैलों का पूरा झुंड है। वे अपने साथियों को बुला रहा है। अगर वे आ गए तो हम सबको मार डालेंगे। अब बारातियों में खलबली मच गई। नन्नू कांपती आवाज में बोला, भाई गिरधारी, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी पत्नी का इकलौता पति हूँ, बेचारी मेरे बिना कैसे रहेगी। वकील गुस्से में बोला, अरे साले, क्या हम सबकी पत्नियों के दो दो पति हैं? हम सब भी किसी के इकलौते पति ही हैं। अब जान खतरे में है और तुम्हें अपनी बीवी की चिंता सता रही है। गिरधारी झुंझलाते हुए बोले, यहाँ जान बचाने की फिक्र है और तुम लोग मस्करी कर रहे हो। फेकू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, घबराओ मत, अगर हमें आग और पीली सरसों मिल जाए तो मैं इसे भगा सकता हूँ। साथ में थोड़े कजरी के दाने भी चाहिए। गिरधारी गुस्से में फेकू की ओर मुड़े और बोले, अबे ससुर, तुझे यहाँ पसारी की दुकान दिख रही है? यहाँ किसी के पास एक पैसा भी नहीं है और तू सरसों और कजरी के दाने मांग रहा है। तुम्हें भूत भगाना आता है या नहीं? बारिश अब धीमी हो चुकी थी, हवा भी शांत पड़ चुकी थी, लेकिन डर अब भी बना हुआ था। सभी लोग पुलिया के अंदर बैठे थे और बाहर बबूल की झाड़ी पर लटकती उस अजीब चीज को देख रहे थे, जिसे वे भूत समझ रहे थे। धीरे धीरे उसके हिलने की गति भी कम हो रही थी। जैसे जैसे हवा थम रही थी, वैसे वैसे उसकी हरकत भी सुस्त पड़ रही थी। तभी अचानक तेज बिजली चमकी, जिससे सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर गिरधारी अब भी उस ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। बिजली चमकने के तुरंत बाद गिरधारी अचानक पुलिया से बाहर निकले और उस भूत की ओर बढ़ चले। ये देखकर सबके होश उड़ गए, कोहराम मच गया। अरे गिरधारी, पागल हो गए हो क्या? भूत उन पर झपटेगा, अब तो उनकी जान गई। कुछ ने डर के मारे आंखें मूंद ली, तो कुछ भगवान को याद करने लगे। सबके सांसें अटक गई। अब तो गिरधारी खत्म ही हो गए। मगर तभी गिरधारी ने उस भूत को पकड़ लिया और खींचते हुए पुल के अंदर घसीट लाए। लोग और डर गए, अब तो भूत सबको मार डालेगा। मगर जब सबने आंखें खोलकर देखा तो वो भूत नहीं, बल्कि एक फटा हुआ कुर्ता निकला, जो किसी के छत से उड़कर बबूल की झाड़ी में अटक गया था और हवा के झोंकों से हिलडुल रहा था। फेको और खडेरन के चेहरे देखने लायक थे। ये दोनों अब तक भूत प्रेत की बातें करके लोगों को डरा रहे थे, मगर आज उनकी पोल खुल गई थी। वे पहले भी गाँव में इसी तरह के किस्से गढ़कर लोगों को बेवकूफ बनाते थे और उनसे पैसा ऐंठते थे, मगर अब उनकी सारी चालाकी उजागर हो गई थी। अब दोनों सिर झुकाए बैठे थे, शर्मिंदा होकर बंगले झांक रहे थे। अब बारिश पूरी तरह से थम चुकी थी, हवा भी रुक गई थी। धीरे धीरे सभी बाराती पुलिया से बाहर निकले और इधर उधर टहलने लगे। तभी गिरधारी बोले, तुम लोग अभी पुल के अंदर ही रहो। बारिश के बाद अक्सर जहरीले जीव जंतु निकलते हैं जो किसी को भी काट सकते हैं। सबको समझ में आ गया, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए सभी फिर से पुलिया के अंदर बैठ गए। इधर हीरागढ़ गांव में प्रधान भीमसेन अपने आदमियों से बोला, यार लगता है भूरेलाल अपनी बेटी की शादी में बारातियों को भोजन नहीं करा पाएगा। इतनी आंधी पानी में वे बेचारे कहाँ छुपे होंगे, जाकर कोई पता लगाओ वे सुरक्षित है या नहीं। प्रधान के दो आदमी खोजबीन के निकल गए, सीधे भूरेलाल के पास पहुँचे। उन्होंने उसी से पूछा, भाई भूरेलाल, बाराती कहाँ गए? कहीं दिख नहीं रहे। भूरेलाल ने दुखी होकर कहा, भैया बारातियों ने कुछ नहीं किया, मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी जब सुना कि फूलमती के गले की चेन चोरी हो गई। मगर बारातियों का इसमें कोई दोष नहीं, ये तो हमारे ही गांव के चेलों ने चुराई थी। ये सुनकर प्रधान चौंक गया, अरे ये तो गजब हो गया, हमारे गांव में आई हुई बाराती हमारी वजह से भाग गई तो गांव वाले नाराज हो जाएंगे। अगला चुनाव तो गया हमारे यहाँ से। तभी उसका एक चमचा बोला, लेकिन प्रधान जी, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं।
प्रधान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे भाई, राजनीति में सही गलत नहीं देखा जाता, काम निकलना होता है। अगर जरूरत पड़े तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अगले साल चुनाव है, हमें अगर किसी के पैर भी पकड़ने पड़े तो पकड़ लेंगे। इसके बाद प्रधान अपने आदमियों के साथ तेजी से दौड़ता हुआ भूरेलाल के पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया भूरेलाल, मेरी वजह से बिटिया की शादी में इतनी परेशानी हुई, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब जल्दी से बारातियों को वापस बुलाओ, उन्हें भोजन कराओ। भूरेलाल ने कहा, प्रधान जी, बाराती तो गंगा किनारे कीचड़ वाले तालाब में भाग गए, अब उन्हें कौन ढूंढे। प्रधान ने तुरंत लाउड स्पीकर मंगवाया और बोलना शुरू किया, मेरे प्यारे बारातियों, मुझे अभी अभी पता चला आप सब हमारे डर से गंगा किनारे छुपे हुए हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बहन की जो चेन चोरी हुई थी वे अपने ने नहीं चुराई, असली चोर हमारे ही गांव का आदमी था, जिसे पकड़ लिया गया है और चेन भी बरामद हो गई है। इसलिए आप लोग डरिए नहीं और वापस आ जाइए। ये बात हमारे और आपके बीच रहेगी, हम किसी से नहीं कहेंगे कि रतनपुर के बाराती डरकर भाग गए थे। फिर प्रधान ने भूरेलाल से पूछा, भाई, बारातियों का लीडर कौन है। भूरेलाल ने जवाब दिया, लीडर तो गिरधारी है। अब प्रधान ने फिर से माइक पकड़ लिया और खास अंदाज में बोला, मेरे प्रिय भाई गिरधारी, तनिक भी मत डरिए, हम आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप निर्दोष है, बल्कि हम खुद आपको अपने हाथ से मिठाई खिलाएंगे। इस आंधी तूफान और बारिश में आपको बहुत तकलीफ हुई, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। गिरधारी, जो अभी तक सिर खुजला रहे थे, प्रधान की बातें सुनकर बड़बड़ाने लगे, ससुरा, प्रधनवा हमारी इज्जत का पलीता बना दिया, अब कह रहा है किसी से नहीं बताएगा, अब जाने कोई उपाय भी नहीं बचा। जब प्रधान ने माइक से गिरधारी का नाम लेकर पुकारा तो 10 गांव के लोग जान गए कि गिरधारी और उनके बाराती प्रधान के डर से भाग गए थे। अब अगर लौटते हैं तो इज्जत का कचरा हो जाएगा, अगर नहीं जाते हैं तो भी मजाक बनेगा। बारातियों ने गिरधारी से कहा, अब जितनी बेइज्जती होनी थी हो चुकी, खाना छोड़ देने से भी इज्जत वापस नहीं आने वाली, तो कम से कम खाकर ही चलते हैं। गिरधारी ने सिर खुजलाते हुए कहा, नहीं, हम सीधे सीधे नहीं जाएंगे, ससुरा प्रधान बहुत चालाक आदमी है, कहीं ऐसा ना हो बहाने से बुलाकर हमें और फंसा दे। पहले 2-4 लोगों को भेजकर देख लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम भी चलेंगे। फिर उन्होंने 3-4 भरोसेमंद लोगों को भेजा और खुद कुछ दूरी से छिपकर देखने लगे प्रधान उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। देखा, प्रधान बड़ी ही विनम्रता से पेश आ रहा था, सबके पैर छूकर माफी मांग रहा था। ये देखकर गिरधारी और बाकी लोग कुछ निश्चित हुए, प्रधान की इसमें कोई खास गलती नहीं थी। असली गलती कालूराम की थी, जिसने अफवाह फैला दी और सभी को भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अब तो बेइज्जती हो चुकी थी, उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। ऊपर से प्रधान ने और बेवकूफी कर दी, अगर वह जरा भी समझदार होता तो अपनी बहन का नाम नहीं लेता। अब गांव गांव में ये चर्चा होने लगी थी कि प्रधान की बहन का हार चोरी हुआ था और बारातियों की वजह दोषी ठहराकर खदेड़ दिया गया था। थोड़ी देर बाद गिरधारी भी बारातियों के साथ वापस सामियाने में पहुंचे। प्रधान ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया और बड़े ही सम्मान से माफी मांगने लगा। भाई गिरधारी, मेरी वजह से आप लोगों को बड़ी परेशानी हुई, सुबह मुझसे मिलकर जाइए, अभी आराम कर लीजिए, भागते भागते बहुत कष्ट हुआ होगा। गिरधारी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गहरी सांस लेकर खाना खाने बैठ गए। प्रधान खुद सबको खाना खिलाकर अपने घर चला गया। अब गिरधारी को एक नई चिंता सता रही थी। उन्होंने बारातियों से कहा, देखो, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर सुबह तक रुक गए तो प्रधान हमें गांव का जोकर बनाकर देकर रख देगा। पूरे हीरागढ़ में ये ऐलान करेगा, देखो, यही लोग हैं जो रात में गंगा किनारे वाले कीचड़ के तालाब में भाग गए थे, अब और बेइज्जती नहीं सहनी। सबसे अच्छा यही होगा, अभी रात में ही चुपचाप खिसक लो। सभी बाराती गिरधारी की बात से सहमत हो गए। खाना खत्म होते ही वे धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगे। कोई चुपचाप बाहर निकलता तो कोई झुंड बनाकर धीरे धीरे खिसकता रहा। रातों रात पूरी बारात वहाँ से खिसक गई। सुबह होते होते अपने अपने घर पहुँच गई।
इधर हीरा जो पहले से ही इस बारात में नहीं गया था, जब उसे पता चला कि गिरधारी समेत सभी बारातियों की घनघोर बेइज्जती हुई तो वह बहुत खुश हुआ। उसने ठहाका मारकर कहा, सही हुआ ससुरी, ये कोई बारात थी कि भागने की नौबत आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं उस अजीबो गरीब बारात में नहीं गया, नहीं तो मेरा भी वही हाल होता। इधर गिरधारी भी अपने घर लौटकर कान पकड़ लिए और खुद से वादा किया, अब कभी ऐसी अजीबो गरीब बारात का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसी बारात करने से अच्छा है घर बैठकर नमक रोटी खा लो। इस तरह बंदूक की बारात इतिहास में दर्ज हो गई। एक ऐसी बारात जो गाजे बाजे के साथ निकली थी, मगर कीचड़ के तालाब में भागते भागते और इज्जत गवाते गवाते खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये मजेदार और रोचक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।